नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई क्लासमेट में। जैसा कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। और मैथ के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि मैथ को याद नहीं किया जाता, मैथ को प्रैक्टिस के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि मैथ ये कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि अगले वीडियो में हम क्लास 12th कि मैथ फर्स्ट पार्ट का चैप्टर 3 का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करना हमको कहा था, हमने स्टार्ट करने के लिए वो हम लेके आ गए हैं। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ फर्स्ट के चैप्टर 3 के मैट्रिक्स चैप्टर को इनिशिएट करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या है इसमें, समझेंगे इसके भाव को कि ये क्या कहना चाह रहा है, और इसके अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज हैं और इसके एप्लीकेशंस हैं इन सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई सभी लोगों को पता होगा कि ये जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जो खोज हुई थी, रैखिक समीकरण जो होते थे अपने लीनियर इक्वेशंस होते थे, उनको आसानी से सॉल्व करने के तरीके ढूंढते ढूंढते इसका खोज हो गया था आव्यूह का। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। आप सभी को एक मिनट आपको हम बता दें, पहले आप सभी को सिर्फ वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। आप अगर साथ में पेन पेपर लेके बैठेंगे और जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा उसे भी लिखते जाएंगे, और जो एक्सरसाइज करवाऊंगा साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि मैथ को याद नहीं किया जा सकता है, ना देख के ही समझा जा सकता है। इसे तो सिर्फ सॉल्व करने पे ही अपने दिमाग में बिठाया जा सकता है, अच्छे से इसके प्रोसेस को अच्छे से समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं भूमिका इंट्रोडक्शन में क्या है। रैखिक समीकरण को हल करने की प्रयास में आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। यानी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के नए नए तरीके जब लोग खोज रहे थे, उसी समय आव्यूह की खोज हो गई। आव्यूह एक मेथड है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। दूसरी बात इसमें कहने वाली, ये आव्यूह जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका क्या यूज है, क्या प्रयोग है, तो इसके बारे में बताते हैं। आव्यूह का प्रयोग आप सभी लोगों को पता होगा। ये रैखिक नंबर 1 तो रैखिक समीकरण को हल करने में, और ये होता है एक कॉस्ट जो सेल प्रोजेक्शन दिखाने के लिए, सेल प्रोजेक्शन दिखाने के लिए, कास्ट एस्टिमेशन के लिए के क्षेत्र में आदि में आव्यूह का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। मतलब जो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसको किन क्षेत्रों में यूज कर पाएंगे, आप लोगों को बताया कि समीकरण आसानी सॉल्व कर पाएंगे, और जो सेल के प्रोजेक्शन, जो जैसे कोई चीज कोई बेच रहा है तो उसके प्रोजेक्शन दिखाने में काम आता है, और कॉस्ट एस्टिमेशन कोई चीज हमने शुरुआत करना है तो उसमें कितना बजट लगने वाला है, बजटिंग वगैरह में को दर्शाने के लिए इस आव्यूह विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना काफी था। आगे चलते हैं। ये आव्यूह जो है मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आव्यूह देखते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स आव्यूह, चलिए देखते हैं। जैसे कोई 3 बालक हैं, कौन कौन से? मोहन है और सोहन है और रोहन है। ये 3 बालक हैं, ठीक है। इनके पास में देखते हैं, सबसे पहले तो इधर में एक लिख देते हैं लाइन में बुक। इस लाइन में बुक लिखेंगे, जितने भी बुक जिसके पास होंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे पेन। तो हम देखते हैं कि मोहन के पास हम तो मान लेते हैं 1 बुक है, सोहन के पास 2 है, रोहन के पास 3 बुक है अपने। और उसके बाद पेन पे आते हैं तो मोहन के पास 4 पेन है, सोहन के पास 5 पेन है, और रोहन के पास फिर 6 पेन है। तो हम देखें कि इसको अब हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ा, हमने ऊपर समझ लिया कि पहले लाइन में मोहन के पास जो सामान है वो है, दूसरे लाइन में सोहन के पास जो सामान है वो है, और तीसरे लाइन में रोहन के पास जो वस्तुएं हैं वो उसका कॉलम है। और सामने फर्स्ट जो पहली पंक्ति है उसमें बुक को दिखाया गया कितनी बुक है किसके पास में, दूसरी पंक्ति में पेन को दिखाया गया है। तो इसे हम और आसान भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे, उसमें लिखेंगे 1
2 और 3 4 5 6, ये अपना आव्यूह में लिख गया। जो ये सारे मैटर थे इनको आव्यूह में ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं। और जो ये जो आर्टिकल्स थे अपने पास में, इनको क्या कहते हैं? अवयव। ये आर्टिकल्स जो हैं इनको अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। चलिए ठीक है, डेफिनेशन पे अगर आए तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर आपको इतना बताने के बाद डेफिनेशन लिखवाया जाए आपसे तो क्या लिखेंगे? चलिए हम ही बताते हैं डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं का, आव्यूह संख्याओं का आयताकार एक क्रम विन्यास है। आयताकार एक क्रम विन्यास है। चलिए ठीक है, अब आते हैं फिर इसके बाद ये डेफिनेशन हो गया आव्यूह का। अब आते हैं आव्यूह की कोटि। एक इसमें एक टर्म आता है कोटि। चलिए कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोटि किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको ऑर्डर ऑफ, एक मिनट इसको पूरा लिख देते हैं नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, हाँ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यदि किसी, एक मिनट, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां और यन कॉलम स्तंभ हैं तो यम क्रॉस यन को उस आव्यूह का कोटि कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? कोटि किसे कहते हैं? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां और यन कॉलम यानी यन स्तंभ है तो इसे यम क्रॉस यन को उस आव्यूह का कोटि कहते हैं। ठीक, अब यम क्रॉस एन का कोटि तो कहते हैं, यम क्रॉस यन को जो है कोटि तो कहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ अगर यम की जगह 2 होता, यन की जगह पे 3 लिखा होता तो 2 3 6 नहीं लिखते कि इसका आव्यूह का कोटि 6 है। कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है, 2 गुणे 3 ही लिखा जाता है आव्यूह का, आव्यूह की कोटि। जैसे ऊपर वाला अपना ये मैट्रिक्स अपने पास बना हुआ था तो इसमें इसका कोटि क्या हो जाएगा? इसका कोटि हो जाएगा, कोटि देखते हैं इसमें कितनी यम क्रॉस, हमने कहा था कि यम पंक्तियां, तो यम पंक्तियां, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? एक पंक्ति ये हो गई, ये वाली एक पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई, तो कितनी पंक्तियां हैं? कोटि बराबर 2 पंक्तियां हो गई यम और क्रॉस यन, यानी कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, यही 3 स्तंभ है, यानी कि तो यानी 3, यानी इसका कोटि क्या है? कोटि को हमेशा इसी जगह पे लिखते हैं, 2 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। चलिए समझते हैं, अब समझ लेते हैं कि अवयव, यदि इसमें अब अवयवों की संख्या कितनी है? 2 3 6 गुणा करके अगर लिख दिया जाएगा, जो कोटि होता है अगर उसको सही में गुणा करके अगर लिख दिया जाए तो फिर क्या हो जाता है? उतने ही अवयव होते हैं उस आव्यूह में, उस आव्यूह में उतने ही अवयव होते हैं। चलिए ठीक है, और मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? शार्ट में मैट्रिक्स को लिखने का तरीका इस प्रकार है। शार्ट में मैट्रिक्स को लिखते हैं ए बराबर, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे ए आई जे, ए बराबर ए आई जे और यम क्रॉस एन, वेयर जो आई है इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 1, इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 1, ये 1 है, एंड लेस देन आर इक्वल्स टू एम। और वैसे जे जो है, जे सॉरी इधर लिखते हैं, जे इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। इस प्रकार इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। और जो आई और जे है ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में। ओके, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 डॉट डॉट। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। आपको हमने बताया सबसे पहले कि भूमिका बता दी कि आव्यूह कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे उत्पत्ति हुई। उसके बाद में हमने बताया मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स हमने बताया क्या है? आव्यूह संख्याओं का आयताकार एक क्रम विन्यास है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। अब दूसरी चीज अब आ रही है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद में आता है आव्यूहों के प्रकार। अब चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आता है फर्स्ट स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। इसमें देखते हैं ऐसा एक स्तंभ वाले आव्यूह को, एक स्तंभ वाले आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, उसे क्या बोल देंगे, एक स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस्टेक करते हैं, अक्सर क्या होता है, यम और यन में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यम जो है पंक्तियों की संख्या है या वर्गों की संख्या है। तो इसके लिए मैं बता दूं, यम जो है पंक्तियों की संख्या है या यन वर्गों की संख्या है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता रहता है। तो मैं बता दूं, यम जो है पंक्तियों की संख्या होती है, और पंक्तियों की संख्या, और जो यन होता है अपना, वो होता है स्तंभों की संख्या। ठीक, मतलब इसे अब याद तो रहेगा नहीं। हम आपको बता दिए कि यम जो है पंक्तियों का संख्या है और यन स्तंभों की संख्या है। आप अभी 10 मिनट बाद अगर सोचेंगे तो भूल जाएंगे कि ये कैसे है भाई। तो मैं आपको बता दूं, इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। जो हम लोग कॉपी लेते हैं, ये तो हमारा वाटर पेपर है, जो कॉपी हम लोग जिसपे लिखते हैं अक्सर, या फिर जो एग्जाम की कॉपी होती है, उसमें जो है ऐसे लाइन पहले से खींचा होता है। तो ये जो लाइन्स यानी ये पंक्तियां पहले से ही खींची रहती हैं। क्या है, तो पंक्तियां क्या पहले से खींची रहती हैं। तो यानी पंक्तियां जो है पहले आती हैं, पंक्तियां जो है पहले आती हैं। तो आप इस बात से आपको इसको हमेशा याद रख सकते हैं कि जो लाइन वाली कॉपी होती है उसमें पंक्तियां पहले से खींची रहती हैं। तो स्तंभ नहीं खींचे रहते हैं, यानी स्तंभ बाद में आएगा, तो पंक्तियां पहले आएंगी। और यम क्रॉस यह लिखा जाता है, यानी पहले हम क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या। क्रॉस लगा के लिख देंगे तो कोटि लिख जाएगा। अब आप इसको अच्छे से समझ के होंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्तंभ आव्यूह हो गया। स्तंभ आव्यूह में अब जैसे देख लेते हैं किस प्रकार दिखेगा स्तंभ आव्यूह। चलिए हम ये बराबर मान लेते हैं, ये बराबर कोई 1 2 3, ये हो गया आपका स्तंभ आव्यूह। इसमें स्तंभ आव्यूह हो गया, इसमें सिर्फ एक ही स्तंभ है, इसे क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में होता है, इसको स्तंभ आव्यूह को शॉर्ट में लिखते हैं, ये इक्वल्स टू कैपिटल ब्रैकेट AIJ यम क्रॉस 1। यानी यहाँ जो है वन जो है क्या है, जो क्या नाम, स्तंभों की जो संख्या होती है, तो यहाँ 1 हो गई, स्तंभ की संख्या यहाँ 1 हो गई, यम क्रॉस 1 लिख दिया इन्होंने। तो यम क्रॉस 1 लिख दिया, यानी कि अब आप समझ जाएंगे, ये इक्वल्स टू ये IJ यम क्रॉस 1 लिख दिया। तो यहाँ ये 1 जो है ये दिखाता है कि ये सिंगल, मतलब एक ही स्तंभ, इसमें ये है स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स है। फिर सेकंड आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे आता है अपना पंक्ति आव्यूह। दिख रहा है, यस, पंक्ति आव्यूह। अब आ जाते हैं हम पंक्ति आव्यूह में। चलिए, पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। केवल एक पंक्ति वाले आव्यूह को, एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसा कोई आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो। इस प्रकार इसको जैसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये क्या, इस प्रकार 1 2 3, मतलब इसमें क्या है, कॉलम तो इसमें 3 हो गए, लेकिन पंक्ति जो है 1 है। इसमें ये क्या हो गया था, ये हो गया था 3 क्रॉस 1। इसमें था, यानी कि 3 पंक्तियां थी, एक स्तंभ था। इसमें था इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसको हम कैसे लिख देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, ये इक्वल्स टू ये IJ 1 क्रॉस N। ठीक, अगर ऐसे कहीं लिखा दिखेगा तो ये भी समझ जाइए आप, ये रो मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं, अगली चीज है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरी चीज आती है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसको, वर्ग आव्यूह, इसको समझ लेंगे, उसके बाद आप सवाल कहने का मतलब सवाल का धुआं कर देंगे, आपको मिनटों नहीं लगेंगे और सवाल
स्पीड से आप लगा पाएंगे और आपको बराबर समझ में आएगा। आप तो कहेंगे ये हमको तो आ गया और हम तो मैट्रिक्स का पूरा, अब आगे कोई हमको पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, हम पूरा खत्म करके तब दम लेंगे। तो आप खाली इन सबको जो इसके मेन पॉइंट है, जो बेसिक्स हैं, ये समझते चलते हैं ताकि आगे कोई समस्या ना है, सवाल आप स्पीड से लगा पाए। अब आगे अपना तीसरे नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये देखते हैं। जिन अवयवों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहती है उसे वर्गावयव कहते हैं। चलिए ठीक, इसको देखते हैं कैसे दिखता है। कोई वर्गावयव है तो इसमें इस प्रकार दिखेगा, जितनी पंक्ति उतनी कॉलम। हमने क्या कर दिया, दो कॉलम कर लिया और 2 ही पंक्ति इसमें हो जाएंगे, फिर 1 2 3 और ये 4। ये आपका 2 क्रॉस 2, यानी कि जितनी इसमें पंक्ति हैं उतने ही कॉलम है। इसको क्या बोलेंगे, वर्गावयव। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, ये इक्वल्स टू ये आई जे। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम, m क्रॉस m या n क्रॉस n और n क्रॉस n, ठीक है। यानी n बराबर है, चाहे जो लिख सकते हैं, ओके। अब आपसे अगर कोई कह दे, जैसे सवाल में ऐसे नहीं पूछेगा कि वर्गावयव यम क्रॉस यम का नहीं बोलता है, वो कहता है यम कोटि का वर्गावयव है। मतलब आप समझ जाइए यम कोटि का वर्गावयव है। तो कहोगे कि कोटि में तो हमेशा 2 नंबर होते थे, यम क्रॉस यन होते थे, इस बार तो इसने सवाल में कहा कि यम कोटि। तो आपको भयभीत नहीं होना है इससे, वो उसके कहने का मतलब है वो वर्गावयव कह रहा, मतलब एक बार अगर यम बोला है तो आप समझ जाइए कि यम क्रॉस यम ही बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्गावयव। इसको ऐसे, ये देखता ऐसा है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे फिर देखते हैं। इसके बाद आता है 4th नंबर में अपना विकर्ण अवयव। दिख रहा है, यस, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव इंग्लिश में बोलेंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये चलो देखते हैं। डायगोनल ऐसा अवयव जिसे विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। यानी कोई ऐसा अवयव, दिख रहा है, यस, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव छोड़कर बाकी सभी 0 शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। चलिए विकर्ण अवयव कहलाता है। अब ये इसको विकर्ण अवयव दिखेगा कैसे, चलिए मैं बना देता हूँ। इसमें जो है विकर्ण के अवयव छोड़ के बाकी सब 0। तो विकर्ण के अवयव कौन से हम लिख लेते हैं, 1 2 और ये 3। हमने विकर्ण के अवयव लिख दिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे। यानी कि ये जो हमने लिख दिया मैट्रिक्स, ये बराबर बना दिया। ये कैसा है, विकर्ण अवयव। इसके विकर्ण यानी यही विकर्ण है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, विकर्ण को पता होगा, जिसे डायगोनल बोलते हैं, ये विकर्ण है। ये अवयव छोड़ के बाकी सभी आपको 0 दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये अवयव छोड़ के बाकी सब आपको 0 दिख रहे हैं और यह है विकर्ण अवयव। इसको शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं, ये इक्वल्स टू ये आई जे m क्रॉस n where ये आई जे इक्वल्स टू 0 इफ I does not equals to j। मीन्स सभी ये से अवयव को दिखाते हैं। ये विकर्ण अवयव का जो अवयव है उसे ए आई जैसे लिखते हैं। आपको पहले मैंने बताया था और अभी नहीं समझ में आया होगा तो आप जब सवाल लगाने लगेंगे तो समझ में आएगा। अभी सब थ्योरी हो रहा है, इसलिए सब सर से हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए, ऊपर चला जावे, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आई जे कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आई जे यम क्रॉस एन वेयर ये आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब कि अगर ये बराबर नहीं, जैसे ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, A11, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। तो हमें स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, मैं बताना भूल गया आपको। चलिए फिर देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। जो कोई अवयव होता, कोई सारणिक होता है, उसके अवयव को ऐसे लिखते हैं, ये 11 यानी ये पहले लाइन का पहले पंक्ति का और पहले कॉलम का अवयव है। इसको फिर लिखेंगे ये
1 2 1 पहले नंबर पे आपको पता है लाइन है, पहले लाइन का ये दूसरा कॉलम का अवयव है, ठीक है। ये 1 3 ये पहले लाइन का तीसरे कॉलम का अवयव है। अब इसको लिखेंगे ये 2 1 यानी दूसरे लाइन का पहले कॉलम का अवयव, दूसरा लाइन और पहले कॉलम का अवयव है। ये 2 2 ये अब देख ले ये 1 1 आ गया, यम और यन बराबर बराबर हैं, तो ये विकर्ण क्या ये फीचर होता है किसके, ये यम और यन बराबर होते हैं, आपको पता है विकर्ण अभी में देखा होगा आपने, तो आगे आप समझ भी पाएंगे। चलिए ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं इतना ही। ये 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 3 1 ये 3 2 और ये 3 3 ओके। तो विकर्ण के अवयव अगर अब विकर्ण पे अवयव हो, बाकी सब अवयव उसके शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। चलिए ये कह रहा है आई इक्वल टू, ये आई और जे बराबर नहीं हो, तो यहाँ पे आई जे बराबर नहीं देखा, आई और जे यहाँ बराबर है तो यहाँ पे अवयव है। और अगर आई जे यहाँ पे 2 और 1 बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, इस यही लिखा हुआ शॉर्ट में कि ए आई जे, गलत समझ में नहीं आ रहा है, ये आई और ये जे लिखा हुआ है, ये आई जे इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई जे अगर जहां भी बराबर नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी बराबर नहीं, यहाँ भी 0, यहाँ पे 3 3 बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसका अवयव विकर्ण अवयव आपका ऐसे हो गया। आगे समझ पाएंगे अच्छे से, अब जब सॉल्व करेंगे तब आप खाली समझते चलिए, थोड़ा थोड़ा इसको आगे हम बताएंगे और एक्स्ट्रापोलेट करके। तो आ गया पांचवा फिर अपना अदिश अवयव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव किसे कहते हैं, यह कह रहा है कि यदि किसी विकर्ण अवयव यानी ऊपर वाले जैसा कोई अवयव हो, विकर्ण अवयव, यदि किसी विकर्ण अवयव के अवयव आपस में बराबर हो तो वह अदिश अवयव कहलाता है। मतलब है ये विकर्ण के अवयव जैसे 1 2 3 था, ये नहीं, एक हो तो एक है, एक यहाँ भी हो जाए, या 2 हो तो 2 2 2 2 यहाँ हो जाए, या 3 3 3 हो जाए, इस प्रकार होगा, तो ये ऐसे दिखेगा। ये कह रहे हैं जैसे अगर मान लिया यहाँ पे 2 था, 0 0 0 2 0 0 0 2, ये है आपका विकर्ण, ये है आपका अदिश अवयव, ये भी एक विकर्ण अवयव है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें जो अवयव है आपस में बराबर। इसे शॉर्ट में लिखेंगे ये इक्वल टू ये आई जे यम क्रॉस एन, और पहला वाला कंडीशन तो सेम का सेम रहेगा, ये आई जे इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, ये वाला तो रहेगा। साथ में आपका क्या आ गया कि ये आई जे सेकेंड कंडीशन भी लगा दो, ये आई जे इक्वल टू के होना चाहिए, आई इक्वल टू अगर जे है तो ठीक, ये वाला एक कंडीशन है के। अब ये के की वैल्यू यहाँ 2 है, यानी कि सब में 2 2 है, यानी कि सभी में बराबर होंगे। जहाँ पे आई और जे बराबर हो, आई जे बीच वाले में बराबर होते हैं विकर्ण पे, आपको पता है, तो यहाँ पे कोई सेम वैल्यू होनी चाहिए, यानी के हो तो के हो जाए, 2 2 2 3 3 3 ऐसे हो जाए। चलिए अदिश अवयव हो गया। अब आगे देखते हैं तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका आता है 6 नंबर पे। तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। तत्समक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव यदि किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण पर सभी अवयव एक हो तो वह क्या है, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको देखेंगे कैसे दिखता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप उसको आई से लिखते हैं और इसको दिखाते हैं, इस प्रकार दिखता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब विकर्ण पे सब पे क्या हो गया, 1 1 हो गया। आप देखेंगे तो ये तीनों एक प्रकार से देखें तो तीनों विकर्ण अवयव हुई हैं, ठीक है। ये तीनों जो अवयव ये और ये तीनों विकर्ण अवयव हुई हैं। तो इस पे इनका क्या है कि इसमें कोई भी अवयव किसी भी प्रकार का हो सकता है, 1 2 3 बदल बदल के हो सकते हैं, इसमें सेम अवयव होना चाहिए। और इसमें क्या आ गया तत्समक अवयव में कि तीनों में 1 1 ही होना चाहिए विकर्ण पे, तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव होगा। नेक्स्ट अब आपका ये हो गया तत्समक अवयव तक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम चालू करते हैं, एक और मैट्रिक्स बचा, इसको देख लेते हैं शून्य अवयव। इसका वैसे कोई यूज ना है लेकिन देख लेते हैं। शून्य अवयव लिख लीजिए, शून्य
शून्यावयु जीरो मैट्रिक्स ZERO। ये थोड़ा लंबा हो रहा वीडियो, लेकिन फिर भी ये बेसिक से अगर समझना है, बार बार आपको मैट्रिक्स ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में पढ़ें और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के पूरा पेपर सॉल्व कराएं मैट्रिक्स से जितने भी प्रॉब्लम रहे। तो इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि आपको जितनी बार एग्जाम जितनी बार टेस्ट देना हर बार तुमको मैथ लगा के जाना पड़े। बस यही एक बार आप समझ लेंगे बेसिक, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बुक से सवाल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं। यदि सभी अवयव शून्य हों, मतलब ये कैसे दिखेगा, ये बराबर इसमें 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, बस शून्य हो